हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 चैप्टर खत्म किए हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ये हमारा 3rd चैप्टर रहेगा जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गाइस, ये चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये चैप्टर के अंदर हम 4-5 पूरे पॉइंट, कम से कम 6-7 पॉइंट है पूरे चैप्टर के अंदर। तो एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। ये पूरा चैप्टर के अंदर पूरा क्या क्या रहेगा वो हम ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट ने इसमें क्या इनिशिएटिव लिया हुआ है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, फैमिली प्लानिंग क्या है। इसके अंदर हम देखेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन, ओके। यदि पॉपुलेशन कंट्रोल है कि उसकी वजह क्या होती है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन की वजह क्या होती है। यदि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया हुआ है वो देखेंगे। इसमें थर्ड है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो गाइस, यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ेगा। ओके, सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है तो पॉपुलेशन बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन एक पॉपुलेशन एक लिमिट के बाहर बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए आपको? कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए, राइट। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव देखेंगे। फिर बच्चों, यदि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बाद भी यदि एक कपल है उसने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी रह जाती है, वो महिला प्रेग्नेंट रह जाती है, तो क्या वहां पर हम क्या कर सकते हैं? उस प्रेगनेंसी कंडीशन में हम एमटीपी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको ही बोलते हैं हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रह जाती है तो आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। इसको हम सिंपल में अबॉर्शन बोलते हैं, ओके। और बच्चों, किसी कपल में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा हो ही नहीं रहा है, ओके, प्रेगनेंसी रह नहीं रही है, तो इस कंडीशन में क्या है, उनके लिए एक बेनिफिट होता है एक टेक्नोलॉजी से। इसको बोलते हैं हम ART। क्या बोलते हैं इसको? ART। इसका लॉन्ग फॉर्म है बच्चों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इसमें किया जाता है आपका जो मेल और फीमेल से जो स्पर्म एंड ओवा है वो बाहर इन विट्रो फर्टिलाइज करके उनको लैब में क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उनको क्या, मेल से स्पर्म निकाला जाएगा, फीमेल से ओवा निकाला जाएगा, और दोनों को फर्टिलाइज कहां किया जाएगा? लैब में किया जाएगा। उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके। और उससे जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। यही एम्ब्रियो हम फिर से मदर के ऊम में हम इसको इम्प्लांट कर देंगे, ओके। तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल मेथड से हम ये क्या कर रहे हैं, ये एक फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ओके। एक बेबी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक बेबी बना रहे हैं, ओके। तो ये किससे करेंगे हम? ये करेंगे हम ART टेक्नोलॉजी से, ART टेक्नोलॉजी से, ओके। इसके बाद रहेगा बच्चों, ठीक है, आप करो जो भी करना है आपको, आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, MTP यूज करो, ART यूज करो, लेकिन इन्फेक्शंस का ध्यान रखो। इन्फेक्शन हो सकता है यदि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो विथ मल्टीपल पार्टनर। विथ सिंगल पार्टनर हो तो ठीक है, एक चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन जब आप मल्टीपल पार्टनर के साथ एक यंग एज में मल्टीपल पार्टनर के साथ आप इंटरकोर्स सेक्स करते हो तो इसमें क्या चांस रहता है? एक इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का चांस रहता है, ओके। तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ओके। इसको ही हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ओके। ये होने का चांस रहता है। और लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा इनफर्टिलिटी। कौन सा? इनफर्टिलिटी, ओके। तो ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है, ओके। तो आज हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब आप क्या समझते हो? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? बच्चों एक बहुत ही सिंपल है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कब आपकी स्ट्रांग रहेगी, कब आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहोगे? तो दो ही रीजन रहते हैं। एक तो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होना चाहिए? फिजिकली एंड फंक्शनली हेल्दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका फिजिकली एंड फंक्शनली हेल्दी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको बच्चों, आपको फिजिकली मेंटली, सोशली, बिहेवियर, इमोशनली आप क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ये समझ लो, ये मेन पॉइंट है। और दूसरा, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे यूटेरस, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये पूरे उसमें कैसे चाहिए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके फिजिकली एंड फंक्शनली कैसे चाहिए आपको? फिजिकली एंड फंक्शनली चाहिए हेल्दी और स्ट्रांग और आप बोल सकते हैं एक्टिव। ओके, ये मेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आप डेफिनेशन बता सकते हो। क्या? द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मस्ट बी फिजिकली एंड फंक्शनली एक्टिव विथ योर बॉडी मस्ट बी फिजिकली, mentally, socially, behaviorally and emotionally strong. Okay, then and then you called as a reproductively healthy person. Okay, और healthy society also. Okay, इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर मेन टॉपिक रहता है एक, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर एक टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। बच्चों गवर्नमेंट को पता था 1947 में, जब 1947 में इंडिया जब फ्रीडम मिला था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो फैमिली प्लानिंग शुरू की गई थी। उस टाइम गवर्नमेंट को पहले ही पता था कि ये पॉपुलेशन तो बढ़ने ही वाली है, तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक अच्छी नॉलेज, एक पॉजिटिव नॉलेज, एक बेस्ट नॉलेज पब्लिक को मिले, पब्लिक में एक अवेयरनेस जागरूक हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, इसलिए फैमिली प्लानिंग शुरू की गई थी 1951 में। इसका क्या रीजन था? फैमिली प्लानिंग शुरू करने का रीजन क्या था? कि एक राइट नॉलेज मिले, राइट नॉलेज मिले। किसका? राइट नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का राइट नॉलेज मिले लोगों को। ओके, एक राइट नॉलेज मिले, एक अवेयरनेस, पब्लिक में एक अवेयरनेस जागरूक हो। किसके लिए? एक अडोलसेंस फेज में। अडोलसेंस फेज क्या होता है? जैसे देखो बच्चों, जैसे ही अडोलसेंस फेज शुरू होता है, प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, तो बॉडी के स्ट्रक्चर में, जैसे फीमेल में क्या होता है, एक ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, हिप डेवलपमेंट होने लगता है, आवाज पतली बारीक होने लगती है। ओके, और बच्चों में आवाज मोटी होने लगती है। और ये जो चेंजेस होता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? बच्चे घबरा जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो ये घबरा ना जाए, ये इट्स अ नॉर्मल। ये बताने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज को गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पब्लिक ये सोसाइटी में एक अवेयरनेस नॉलेज देने के लिए फैमिली प्लानिंग शुरू की गई थी। ओके, और अभी भी ये फैमिली प्लानिंग चल रही है। अभी इसको बोलते हैं, अभी इसको फैमिली प्लानिंग को ये नाम से बोला जाता है, RCH, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम से इसको अभी जाना जाता है बच्चों। ओके, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, अभी इस चीज से आपको इसको जाना जाता है। इसमें बहुत सारी चीज का नॉलेज, बहुत सारी चीज का नॉलेज फैमिली प्लानिंग के थ्रू सोसाइटी में दी जाती है। जैसे मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों, कैसे होती है, उसका क्या रीजन होता है, उसके पीछे का ये क्या होता है, फीमेल में क्यों होता है, क्या रीजन होता है, कितने दिन का होता है, उसमें क्या क्या आपको हाइजीनिक मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ता है जिससे इन्फेक्शन ना बढ़े। ओके, तो ये सारी मेंस्ट्रुएशन हो। और क्या बता सकते हैं? हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हो आप, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। पोस्ट नेटल केयर, प्रेगनेंसी में जो रहता है, जो टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, उसका टेक केयर कैसे करना है। पोस्ट नेटल केयर, डिलीवरी के बाद में मदर एंड फिटस, इनका केयर कैसे करना है, ये भी बताया जाता है।
लैक्टेशन कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट बताती है कि 6 महीने तक आपको बेबी को फीडिंग करवाना ही पड़ता है, करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे है ना एक बेबी को एक बेस्ट न्यूट्रिशन मिलता है। लैक्टेशन कैसे क्यों किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है लैक्टेशन का, ऐसे बहुत सारी चीजों का एक क्या किया यहाँ पर, एक अवेयरनेस बनाने का काम ये फैमिली प्लानिंग से किया हुआ है। ओके, ये एक चीज हुई। सेकेंड पार्ट इसमें रहेगा बच्चों, ये तो फैमिली प्लानिंग 1951 से ये 1951 में शुरू की गई थी। ओके, ये एक पार्ट है। और सेकंड पार्ट है एमनियोसिंथेसिस, जो अभी बैन है, गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है। और ये बैन करने का रीजन क्या है, जो एमनियोसिंथेसिस एक प्रोसीजर, एक टेक्निक है एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालने की, इसको बैन करने का रीजन क्या है, टेक्निक का नाम क्या है, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस को अभी बैन किया गया है, गवर्नमेंट ने बैन किया है। क्यों, क्या रीजन है इसका पीछे? देखो बच्चों, अभी जैसे मैं एक डायग्राम निकाल देता हूं, यहां पर डायग्राम एक प्रेग्नेंट मदर का तो निकालता हूं ऐसे। डायग्राम उतना अच्छे से नहीं निकलेगी, लेकिन बस समझ सकते हो आप। यहाँ पर देखो, ये है यूटेरस, इसके अंदर ये है फिटस, ये फेसस स्ट्रक्चर है, और यहां से ही अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा है। ओके, तो इसके अंदर होता है बच्चों, इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर एक बैग होता है, फ्लूइड का एक बैग होता है ऐसे। ओके, ये जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं हम एमनियन, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये फिटस से बहुत सारी सेल इसके अंदर मिक्स हुई रहती है। इसके अंदर फिटस से जो यूरिन निकलता है, ये यूरिन भी इसके अंदर मिक्स हुआ रहता है। ओके, तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इट्स अ कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड which contain the urine and the fetus cell, the skin से जो सेल निकलते हैं वो सारे सेल रहती है। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, एमनियोसिंथेसिस में एक निडल इसमें पास की जाती है, और निडल से ये अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाली जाती है। सपोज ये निडल है, ओके, ये निडल है, और ये निडल से इसमें से फ्लूइड बाहर निकाला गया है। ओके, फ्लूइड इसमें से बाहर निकाला गया, इसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। और एक टेस्ट ट्यूब में ये निकाल लिया है सपोज, ओके, इसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप ये एमनियोसिंथेसिस कब कर सकते हो, ये आप 16 वीक के बाद ही कर सकते हो, 16 वीक के बाद, क्योंकि 16 वीक से पहले करोगे ना तो अबॉर्शन होने का चांस रहता है यहां पर। तो 16 वीक के बाद ही कर सकते हो, 22 वीक तक। ओके, ये कर सकते हो। और ये अब ये ठीक है, एमनियोसिंथेसिस करते हैं। अब ये बैन है, बैन करने का रीजन ये है बच्चों कि ये एमनियोसिंथेसिस से क्या होता है, आप सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो। आजकल तो बहुत फैड है उसका, लड़की हुई तो उनको अंदर ही अंदर इसमें फिटिसाइड किया जाता है। तो ये एक माइंड सेट हुआ है पब्लिक का कि ये लड़की चाहिए, लड़का ही चाहिए, तो लड़की हुई तो नहीं, लड़की अबॉर्ट कर देंगे, लड़का चाहिए। इसलिए ये जो लड़के लड़के का जो भेदभाव करते हैं लोग, तो इसके वजह से एमनियोसिंथेसिस प्रोसीजर क्या है, इसको बैन किया है। क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर से जो सेल आती है, जो फिटस से सेल आती है, इसके अंदर, ये सेल के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर सेक्स क्रोमोसोम भी होंगे। और सेक्स क्रोमोसोम में पता चल जाएगा कि वो सेक्स क्रोमोसोम XY है या XX है। यदि XX है तो वो लड़की होगी, XY है तो लड़का होगा। तो इससे पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन अवॉइड करने के लिए एमनियोसिंथेसिस बैन किया हुआ है। ओके, और ये एमनियोसिंथेसिस का और क्या यूज हो सकता था, इसका यूज क्या रहता है? और बच्चों ये सेक्स जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फाइंड करने के लिए ये एमनियोसिंथेसिस किया जाता है। जैसे कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है डाउन सिंड्रोम होता है, एक होता है टर्नर सिंड्रोम होता है, के-लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, के-लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टाउज सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ये बहुत सारे क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं, ये एमनियोसिंथेसिस से क्या करते हैं कि अपन पता कर सकते हैं। ओके, और मेंडेलियन डिसऑर्डर भी होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मींस क्रोमोसोम लेवल पे जो डिसऑर्डर आएंगे, जैसे क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है, जैसे 2 है तो 3 हो गए, 2 जो पेयर में रहते हैं ना क्रोमोसोम, जैसे पेयर में है तो यहां पर एक ऐड होगा,
और इसको 3 क्रोमोसोम का लेयर बन गया, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोम नंबर में चेंज होना, इसका मतलब होता है क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ओके, लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है बच्चों, ये क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं, डीएनए होते हैं, उसके अंदर म्यूटेशन होना, उसको बोलते हैं अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन एमनियोसेंटेसिस में कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हम पता कर सकते हैं, जैसे सिकल सेल जो एनीमिया होता है, सिकल सेल जो एनीमिया होता है वो हम पता कर सकते हैं, और हम हीमोफीलिया भी पता कर सकते हैं इससे, हीमोफीलिया, और इससे हम एनीमिया भी पता कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से। ओके, तो ये हुआ बच्चों एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज द एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस इज द टेक्निक वेयर वी withdraw a fluid, amniotic fluid, through a syringe from the uterus. Okay, and from that fluid we can determine the sex, okay, through the chromosome. What chromosome? The sex chromosome. Okay, तो हम सेक्स क्रोमोसोम से हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। Okay, और second is the we can find the chromosomal disorder and Mendelian disorder. Like the chromosomal disorder is the Edward, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Tauss syndrome, and Mendelian disorder like sickle cell anemia, hemophilia anemia. Like this disorder we can find by the amniocentesis. Okay, guys, this is the today's lecture. Okay. तो गाइज इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। बच्चों, आपको लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।